हेलो, गुड इवनिंग। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 की 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हूँ और हम लोग अब 6 चैप्टर में आएंगे। 6 चैप्टर हम लोग का पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप है। इसमें स्थल रूप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो कि चित्र 6.1 में दिखाया गया। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, जो कि चित्र 6.1 में ऑलरेडी हम लोग को दिख रही है। या हम लोग ऐसे खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह आश्चर्य जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उनमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। और पहली होगी आंतरिक और दूसरी होगी बाह्य। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया क्या है? पहली प्रक्रिया वो है जिसमें आंतरिक गति होती रहती है, जिसके कारण कहीं पर सतह उठी और कहीं पर धंसी दिखती है। और दूसरी प्रक्रिया जो कि बाह्य प्रक्रिया है, उसके अनुसार लगातार स्थल के लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया होती है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से टूटकर जो घिस जाता है उसी को अपरदन करते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पहाड़ और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं या उनके नाम से हम जानते हैं। अब आते हैं हम लोग पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। प्राकृतिक का मतलब कि ईश्वरीय। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। तथा यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स पर्वत तथा एंडीज पर्वत। आल्प्स पर्वत कहाँ पे है? आल्प्स पर्वत उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है। एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में विभिन्नता होती है। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत हिमालय तथा आल्प्स पर्वत वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखाकार है, यानी कि नोकीला है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की कौन सी पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली श्रृंखला। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत का उदाहरण यूराल पर्वत और अल्पेशियन पर्वत और एक अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत में है, अल्पेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका में है और यूराल पर्वत एशिया और यूरोप के पास अलग करता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, हार्स्ट तथा नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है।
यूरोप की राइन घाटी तथा वोल्जेस पर्वत इस तरह के एक पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में इनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरण भी बताइए। जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें हम लोग को पता चल जाएगी। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं, जैसे अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। हम लोग का कितने पर्वत थे? 3, वलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी। वलित का हो गया था आल्पस पर्वत, अरावली पर्वत, अल्पेशियन पर्वत और यूराल पर्वत। भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है राइन घाटी और वोल्जेस पर्वत। और वो पर्वत जो ज्वालामुखी की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं वह ज्वालामुखी हो गए, जैसे अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहहार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई, पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेंजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। लकड़ियाँ भी हमें प्राप्त होती है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? हाँ, तो ये आपका पर्वत हो सकता है हिमालय। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पे जितने भी बर्फीली पहाड़ियाँ जगह है वहाँ पे ये सारी खेल खेली जाती हैं। अब आते हैं पठार। पठार उठी हुई तथा सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान, जैसे कि कुर्सी, जब मेज जो टेबल का जो ऊपर का भाग होता है चौड़ा, उसी तरह से सपाट होता है। लेकिन किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं। जैसे कि टेबल में 4 किनारे होते हैं तो उसमें 4 नहीं, एक या एक से अधिक भी किनारे हो सकते हैं। और पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में ढक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार चित्र 5.1 में हम लोग जो कि पीछे ये चैप्टर में देखे थे, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्यम समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। यही कारण है कि विश्व के खनन से बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है, लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छोटा नागपुर का पठार में जो एक सेकेंड छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज बहुत सारे भंडारण पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर है? तो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात के पास। और कर्नाटक में कौन सा है? जोग जलप्रपात है। ठीक उस तरह लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब हम लोग आते हैं मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे
नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियाँ तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। यानी कि मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अपरदन के कारण उनका निर्माण होता है। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित करती है, और ये अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देते हैं, और इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके लिए प्रमुख है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी होता है, क्योंकि मैदान है तो वहाँ हम खेती कर सकते हैं, और खेती करेंगे तो हमारे डेली जीवन के लिए भोजन उपलब्ध होती है, अनाज उपलब्ध होती है, जिससे हम खाते हैं तो जीवित रह सकते हैं। इसीलिए मैदान मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक होती है। जनसंख्या इसलिए अधिक होती है क्योंकि जो भी लोग होते हैं वह मैदानों में रहते हैं। नदी के पास हमेशा बाढ़ आते रहते, इसलिए नदियों में लोग रहना नहीं चाहते हैं। पहाड़ पठार में वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन नहीं होती है, इसलिए वहाँ लोग नहीं थे। जहाँ पे खेती के लिए ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ होगी वहाँ पे जनसंख्या भी अधिक होती है, क्योंकि मकानों को बनाने के लिए तथा खेती के लिए समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब आते हैं स्थल रूप और लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में खेती करना, वहाँ पे रहना, जिन लोगों का जो दैनिक जीवन होता है वो बहुत ही कठिन हो सकता है, लेकिन मैदानों में इस तरह की कोई कठिनाई नहीं आती। इसलिए मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? हाँ, उनमें कुछ अंतर ये होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो घर होता है वह ढलुआ होता है, और यहाँ पे घर ढलुआ नहीं होता है। वहाँ पे वो याक भेड़ को अपना सवारी बनाते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपना जो यातायात के वाहन जो होते हैं बस, ट्रक, साइकिल, इसको बनाते हैं। वहाँ पे लोगों का जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे मौसम के अकॉर्डिंग वहाँ होती है। वहाँ पे जो मैदानी होती है वहाँ पे खेती करने के लिए जो जगह होती है वह कम होती है, तो उन लोगों के खाने पीने की चीज़ें भी हम लोगों से बहुत डिफरेंट होती है। अब आते कभी कभी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इन आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। कि हम किन तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल रूप दो हैं, बाह्य और आंतरिक। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? पर्वत का आधार चौड़ा और उसकी जो चोटी होती है वह नुकीली होती है, और पठार में आधार और ऊंचाई उसकी बराबर होती है।
पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंशोत और ज्वालामुखी। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है? मनुष्य के लिए पर्वत बहुत तरह से उपयोगी है। वह जल का सभागार करते हैं। जो हमारे खेतों के लिए वहाँ से जल जाती है तो खेतों में लोग खेती के लिए करते हैं। पेड़ पौधे, लकड़ी, ये हमें औषधि, हर चीज़ हमें वहीं से मिलती है। मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदान का निर्माण जब नदियाँ अपने साथ अपरदन, मिट्टी, धूल, कण ये सब लेकर के आती है तो वो आने के साथ साथ आगे जैसे बढ़ती है उसको वो किनारे करते जाती है। इस प्रकार मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? नदियों द्वारा निर्मित मैदान जनसंख्या अधिक होते हैं क्योंकि वहाँ पे घर खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि होती है, घर बनाने के लिए ज़मीन अच्छी हो जाती है, यातायात के साधन भी अच्छे मिल जाते हैं, इसलिए नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। पर्वतों की जनसंख्या कम होती है क्यों? पर्वतों की जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहाँ पे खेती करने के लिए उपजाऊ भूमि नहीं है, यातायात के साधन नहीं मिल पाते हैं, इसलिए पर्वतों की जनसंख्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई में। हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। ढक्कन पठार कहाँ का स्थित है? ढक्कन पठार भारत का है। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? यांगत्से नदी चीन में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स देश पर्वतों के उदाहरण। हिमालय और पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण है। डैश क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता अधिक होती है। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता अधिक होती है। डैश पर्वतों का एक क्रम है। पर्वतीय तंत्र पर्वतों का एक क्रम है। डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार हमारे क्लास 6 का 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।